अस्सलामुअलैकुम फर्स्ट ईयर। हम अपने चैप्टर 3 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पर आज पढ़ेंगे, जो कि है प्रोजेक्टाइल मोशन। पहले आप देखें प्रोजेक्टाइल क्या है। प्रोजेक्टाइल आर द बॉडीज विच आर पुश्ड अप एट सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। अगर आप किसी एक जगह से दूसरी जगह पर किसी चीज़ को फेंकते हैं और वो आगे की तरफ भी जाती है और नीचे की तरफ भी जाती है, तो वो आपके प्रोजेक्टाइल हैं। जैसे आपके पास एक जैसे पेंसिल है, अगर मैं इस पेंसिल को इस तरफ फेंक रही हूँ तो ये कुछ आगे की तरफ भी गई है और नीचे की तरफ भी गई है। ये एक इस वक्त ये प्रोजेक्टाइल की तरह वर्क कर रही है। आपके पास इसकी बहुत सी एग्जांपल्स हैं, जैसे फुटबॉल, कुछ प्लेयर जो है किसी फुटबॉल को जब किक करता है तो फुटबॉल आगे की तरफ जा रही है और फिर नीचे की तरफ भी जाएगी। और दूसरा क्रिकेटर जैसे अगर बॉल को हिट लगाता है और वो फिर आगे मूव करती है। इस तरह किसी लॉन्चिंग पैड से अगर किसी मिसाइल को फायर किया जाए तो वो भी पहले थोड़ा सा अपवर्ड जाता है और फिर आगे की तरफ और फिर नीचे की तरफ। ठीक है, 2 डायमेंशनल मोशन होगी। तो प्रोजेक्टाइल मोशन जब भी हम बोलेंगे तो हमारे जहन में फौरी तौर पे एक चीज़ ये आएगी कि ये 1 डायमेंशनल या लीनियर या ट्रांसलेशनल मोशन नहीं है, बल्कि ये 2 डायमेंशंस में है। Projectile motion is 2-dimensional motion under constant acceleration due to gravity। दूसरी चीज़ इसमें हमारे पास है कि इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही होगी वो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही होगी। इसकी आपकी देखें जो पिक बनी हुई है आपके बुक में, यहाँ से एक बॉल को फेंका गया है। ये बॉल जब यहाँ से इसको स्टार्ट किया गया, इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो होगी अलोंग एक्स एक्सिस, ये इसका एक्स एक्सिस, ये इसका वाई एक्सिस, इसको हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बोलेंगे। और यहाँ हमारे पास वर्टिकल उसका कंपोनेंट होगा। ये जो वेलोसिटी इसकी 2 कंपोनेंट होंगे, ये हमारे पास एक्स कंपोनेंट और डाउनवर्ड जो आ रहा है वो हमारे पास वाई कंपोनेंट है। लेकिन जिस वक्त स्टार्ट हुआ है इनिशियली, इसके पास एक्स कंपोनेंट तो होगा क्योंकि ये आगे की तरफ मूव करी, बिल्कुल स्ट्रेट मूव किया इसने। लेकिन अभी इसका डाउनवर्ड या अपवर्ड कोई इसकी मूवमेंट नहीं है, कोई इसने डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया। तो इसका वी वाई जो इनिशियल वेलोसिटी का इनिशियल वाई कंपोनेंट है वो यहाँ इस वक्त 0 होगा, एक्स कंपोनेंट मौजूद होगा। लेकिन उसके बाद आगे किसी भी पॉइंट पर जब हम लेते जाएंगे तो हमें वाई कंपोनेंट भी मिलेगा विच इज़ डाउनवर्ड। एक्स कंपोनेंट फाइववर्ड और हमारे पास वाई कंपोनेंट डाउनवर्ड आ रहा है। इसमें हमारे पास जो देखने वाली चीज़ें हैं कि जहाँ से जब ये स्टार्ट हुआ तो जो इसकी यहाँ पर वी एक्स कंपोनेंट था, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट की जो भी वैल्यू थी, वही यहाँ किसी भी पॉइंट पर हम लेते जाएं तो हमें वो कांस्टेंट मिलती है क्योंकि उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही। अगर यहाँ इसकी वी एक्स की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी तो यहाँ पर भी 10 मीटर पर सेकंड होगी, यहाँ पर भी। और स्ट्राइक करने से जो आपका फ्लोर है, इससे स्ट्राइक करने से पहले तक इसकी यही वेलोसिटी रहेगी। लेकिन जैसे ही ये वेलोसिटी इसका जो ये बॉल जो आपने थ्रो की, जब ये फ्लोर के साथ स्ट्राइक करेगी तो फिर वी एक्स इसका 0 हो जाएगा, क्योंकि आगे उसकी एक्स कंपोनेंट जो वेलोसिटी का है वो उसके आगे कोई उसमें चेंज नहीं आ रही, वो जस्ट उसके साथ स्ट्राइक किया और उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। अब वाई कंपोनेंट की बात करते हैं हम कि वाई कंपोनेंट में हमारे पास जब स्टार्ट हुआ था तो वो उसकी वैल्यू 0 थी, लेकिन उसके बाद उसने वर्टिकली उसका जो डिस्टेंस है वो कम होना शुरू हो गया। तो इसका मतलब है कि उसमें चेंज आ रही है, वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट में चेंज आ रही है, वो मिनिमाइज़ हो रहा है। तो यहाँ होते होते क्यों और किसकी वजह से हो रहा है, जी की वजह से। वैल्यू जी उसके ऊपर इन्फ्लुएंस कर रही है और जिसकी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता डाउन होते होते और वो यहाँ तक पहुँचते हुए स्ट्राइक करेगा, नीचे आ जाएगा बिल्कुल। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो है वो उसका 0 हो गया। यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि बॉल थ्रो की गई है, उसने डाउनवर्ड डिस्टेंस किया है, स्ट्राइक किया है किसी चीज़ के साथ, फ्लोर के साथ, किसी भी चीज़ के साथ, तो वहाँ जाकर वी एक्स की वैल्यू 0 हो गई। यहाँ पर यही जो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है कि इसके ऊपर कोई फोर्स जो है वो रेस्ट पर रहेगी और अगर मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। और हमने यहाँ देख लिया कि यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही थी, इसलिए वी एक्स कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आई। अगर इसमें कोई चेंज नहीं आई तो ऑब्वियसली यहाँ कोई एक्सेलरेशन क्रिएट नहीं हुआ, ए एक्स यहाँ पर 0 होगा। अब अगर हम इसके लिहाज से हम देखें तो x का जो डिस्टेंस है वो s इज़ इक्वल टू वी टी,
एस इज इक्वल टू वी टी में अगर हम देखें एस की जगह एक्स लिख दिया, वी की जगह हमने वी ऑफ एक्स, एक्स वी का एक्स कंपोनेंट, और टी हमारे पास वही टाइम जिसके लिए हमने ये फिनोमिना ऑब्जर्व किया। तो हमारे पास इक्वेशन बनी एक्स इजकल टू वी एक्स टी। अब अगर हम आते हैं वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की तरफ, तो अब देखें वर्टिकल मोशन जो है वो हमारे पास क्या हुई है, डाउनवर्ड आई है फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। यहाँ हमारे पास चूँकि डाउनवर्ड आ रहा है तो हम ए की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव जी आई है, अगर अपवर्ड होता तो हम ए इजकल टू माइनस जी लेते। दिस वर्टिकल मोशन इज सेम एज फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, फ्री आराम से कर रहा है। अगर यहाँ से आप एक बॉल गिराएं स्ट्रेट और यहाँ आपने इसको पुश किया, पुश करने की वजह से ये प्रोजेक्टाइल मोशन बनी है, तो ये आपका इधर आया है। दोनों में क्या फ़र्क होगा, जो आपने फ्रीली गेंद को यहाँ से छोड़ दिया, सिंपल छोड़ा, तो भी उसने वही एच डिस्टेंस जो यहाँ से यहाँ तक एच है, एस है, वाई, जो भी सब नाम देना चाहें होगा, और यहाँ प्रोजेक्टाइल की सूरत में भी इतना ही हुआ है। लेकिन फ़र्क क्या आया कि यहाँ हमारे पास एक्स कंपोनेंट नहीं है, स्ट्रेट गिरा है हमारे पास, लेकिन सूरत में प्रोजेक्टाइल में यहाँ से यहाँ तक उसने कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर किया है। इस फिक को अगर आप देखें, ये आपका पेज पर, ये आपकी बॉल के साथ, ये देखें ये फ्रीली गिराया गया है और ये आपका प्रोजेक्ट किया गया है। दोनों में अगर हर पॉइंट पे आप टाइम का इंटरवल के लिहाज से देखें तो लेवल बराबर है, सिर्फ फ़र्क क्या है, एक्स डिस्प्लेसमेंट का फ़र्क आया है। ये स्ट्रेट गिरी है और ये प्रोजेक्टाइल मोशन में इतना इसने एक्स अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। अब आप देखें कि जब हम y पर आते हैं तो हमारे पास जो है क्या हो रहा है कि g की वैल्यू के लिहाज से ये जो है नीचे डाउनवर्ड आया। तो अगर आपको याद हो s इक्वल टू ये हमारे पास वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ s को हमने y ले लिया क्योंकि अब हम अलॉन्ग y एक्सिस ले रहे हैं, और वी आई हमें याद करें आप कि हमने कहा था कि यहाँ पर हमारे पास जो y का इनिशियल कंपोनेंट है वो हमारे पास क्या है, ज़ीरो है, क्योंकि यहाँ पर उसने कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया है। तो यहाँ हमारे पास वी आई टी ये फैक्टर पूरा ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि वी आई ज़ीरो है, और हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, हाफ ए टी स्क्वायर। ए की जगह हम क्या वैल्यू लगाएंगे, जी, क्योंकि यहाँ फ्रीली फॉल बॉडी की तरह से वो एक्सेलरेट कर रहा है, तो ए की जगह हमने जी लगाया, पॉजिटिव लगाया क्योंकि डाउनवर्ड है। अब ये भी तो हो सकता है कि हमारी सिचुएशन यहाँ से ना स्टार्ट हो रही हो, अगर सपोज़ कि आपने छत से फर्श पर गिराई है कोई चीज़, तो आपका ये ऐसे बनेगी। लेकिन अगर आप छत से छत पर डाल रहे हैं या फर्श से फर्श पर डाल रहे हैं, यानी लेवल एक है, यहाँ अपर लेवल से लोअर लेवल की तरफ आया था, लेकिन अगर दोनों जो है आपका लेवल बराबर हो, क्या जहाँ से आप फेंक रहे हैं और जहाँ गिर रहा है वो दोनों लेवल एक ही हों, बराबर हों, तो फिर क्या सिचुएशन होगी। ये हमारे पास ये सारी वही सिचुएशन है जो हमने अभी तक एग्जांपल्स दी थी कि प्लेयर ने फुटबॉल को किक लगाई और उसके बाद वो वापस नीचे आ गया। इस तरह क्रिकेट ने किक बॉल को हिट लगाई और वो फिर नीचे आ गया। तो इस तरह मिसाइल जब फायर किया गया और जब वो जहाँ जाकर टारगेट पे अपने गिरेगा वो दोनों लेवल तकरीबन बराबर होंगे। तो इस सूरत में हमारे पास क्या होगा, ऐसी सूरत में हमारा जो बनेगा वो इस तरह का पाथ बनेगा। इस पाथ को ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। ये बड़ा स्पेसिफाइड पाथ होता है, इसकी चेंज नहीं हो सकता। ये इस तरह ऐसे नहीं होगा कि ऊपर चला जाए या नीचे आ जाए, ये बड़ा स्मूथ होगा। अगर हमारे पास एयर फ्रिक्शन नहीं होगी, कोई विंड नहीं चल रही होगी, तो अगर वो फैक्टर्स होंगे तो ऑब्वियसली हमारे इसकी हाइट और रेंज दोनों में फ़र्क आ जाएगा, मिनिमाइज़ हो जाएंगे। फ़िलहाल हम इसको इग्नोर करते हुए देखते हैं कि यहाँ से कोई है, सपोज़ कि कोई कैनन है, कोई तोप है, वहाँ से फायर किया गया है। अब ये जो डायरेक्शन दिखाई गई है इसका, ये एक्स का, यहाँ से अगर हम दिखाएं तो ये एक्स कंपोनेंट और ये वाई कंपोनेंट, तो इसको हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। और सपोज दैट अ प्रोजेक्टाइल इज फाइड इन ए डायरेक्शन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल वाई वेलोसिटी वी आई, इनिशियल वेलोसिटी वी आई है, ये वी आई एक्स होगा और यहाँ से यहाँ तक वी आई वाई होगा। तो अगर हम वी आई एक्स देखें तो हमारे पास वी आई साइन कॉस थीटा होगी और वी आई साइन थीटा होगी अलॉन्ग वाई एक्सिस। द हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन
ए एक्स इक्वल टू 0, ये अभी हम पहले देख चुके हैं कि हमारा चूँकि वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कांस्टेंट रहती है, उसमें चेंज नहीं आती, तो एक्सेलरेशन हमारा टाइम डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी होता है। यानी अगर वेलोसिटी में टाइम के साथ चेंज आए तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। चूँकि यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट है तो अब इसमें कोई चेंज नहीं आ रही, तो इसलिए हमारे पास एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट जो है वो 0 रहेगा। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम वर्टिकल एक्सेलरेशन को देखेंगे, जो कि हमारे पास क्या है जी। अब इसमें हमारे पास हम इक्वेशन अब बनाते हैं कि हमारे पास फाइनल अलोंग एक्स एक्सिस वेलोसिटी, वो इनिशियल वेलोसिटी एक्स कंपोनेंट उस दोनों बराबर होंगे। क्योंकि हम ये बार बार कह रहे हैं कि वहाँ जो कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, इसलिए उसमें चेंज नहीं आएगी। हमारे पास इनिशियल और फाइनल दोनों का वैल्यू क्या होगी, वी आई कॉस थीटा। इसको आप देखना भी चाहें तो वी एफ इजक्वल टू वी आई प्लस ए टी, इसमें फाइनल एक्स कंपोनेंट, इनिशियल एक्स कंपोनेंट प्लस ए एक्स टी। ठीक है, यहाँ भी एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट ए एक्स अभी हम देख चुके हैं कि 0 है, तो ये फैक्टर पूरा 0 हो गया और हमारे पास सिर्फ ये बचेगा। ठीक है, वी आई एक्स इजक्वल टू वी आई कॉस थीटा। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम वर्टिकल को ले रहे हैं। वर्टिकल में हमारे पास वी आई साइन थीटा, साइन थीटा अपवर्ड डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा कि वो जी की वैल्यू माइनस हो जाएगी। यहाँ भी हम वी एफ इजक्वल टू वी आई प्लस ए टी, वी एफ हमारे पास उसका वाई कंपोनेंट, इनिशियल का भी वाई कंपोनेंट, ठीक है, वी आई साइन थीटा, और जी की जगह ए की जगह हमने माइनस जी लिखा। ये हमारे पास फाइनल कंपोनेंट बना। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट एनी स्टेट क्या निकालते हैं, वी इजकल टू वी एफ स्केयर प्लस वी आई स्केयर, वी एक्स स्केयर एक्स प्लस वी एफ स्केयर वाई स्केयर रूट हमने ले लिया। और एंगल फाइंड आउट करना चाहें कि किस एंगल के साथ हमने उसको उसने हॉरिजॉन्टल के साथ बनाया है, तो वो हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे, वी एफ वाई ओवर वी एफ एक्स, ये हमें टेन थीटा देगा। फाई एंगल का नाम आप फाई रख लें। इन प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होगा कि हम अगर उसकी फाइंड आउट करना चाहें हाइट कितनी है, रेंज कितनी है, तो हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हाइट को डिफाइन कैसे करेंगे। हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, इट इज़ द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, इक्वेशन हम अपनी लगाएंगे, 2s इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। अब इसमें देखें जो उसने अलॉन्ग ये s कितना लिया होगा, एज बॉडी मूव्स अपवर्ड, तो हमारे पास a की वैल्यू क्या होगी, माइनस जी। ठीक है, और हमारे पास इनिशियल वर्टिकल जो हमने निकाला हुआ है वी आई वाई इजकल टू वी आई साइन थीटा, और वी एफ वाई हमारे पास 0 हो गया, क्योंकि जो हाईएस्ट पॉइंट पे जब ये जाती है तो एक पॉइंट पर वो जाकर क्या होगी, रेस्ट पर आएगी और फिर वापस आएगा। तो वहाँ हमारे पास वेलोसिटी जो है फाइनल पॉइंट पे, मैक्सिमम पॉइंट पे जाके वो स्टॉप हुई, इसलिए वहाँ 0 हो गई। इनिशियल की हमारे पास वैल्यू है। ये हमारे पास s, हम यहाँ पर एज ले रहे हैं क्योंकि हम उसको हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल ले रहे हैं, इसलिए हम एज से हमने उसको नाम दिया उसको। और ये हमारे पास s की वैल्यू हम लिख रहे हैं -2gh। ये हमारे पास जो इक्वेशन हमने लगाई थी, s इक्वल टू 2as इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। ठीक है, तो ये हमारे पास 2as, a की जगह g और ये माइनस का है, s की जगह h। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल जो 0 आ गई और ये इनिशियल। ठीक है, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, h को हम अपने पास रखेंगे और 2g से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ हमारे पास एज खाली रह जाएगा और हमारे पास यहाँ 2g डिवाइड हो गया, यानी वी आई स्केयर साइन स्केयर थीटा ओवर 2g। यहाँ जो एज की जो डिपेंड करेगा कि इसकी वी आई कितनी है, साथ ही एंगल पर डिपेंड करेगा। ये भी हम देखते हैं इसको बाद में कि कौन से एंगल पे हमें मैक्सिमम हाइट मिलेगी। अब हम देखते हैं अपना टाइम ऑफ फ्लाइट।
डिफाइन कैसे करेंगे? टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कवर द डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेस ऑफ इट्स प्रोजेक्शन टू द प्लेस वेयर इट हिट्स द ग्राउंड एट द सेम लेवल इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या मतलब हुआ? टोटल टाइम हमने देखना है, कहाँ से उसे फेंका, कहाँ जाके गिरा, लेवल उसी लेवल पर। तो ये पूरा ये अपना ट्रेजेक्टरी पाथ जो कवर करेगी जिस टाइम में, उस टाइम को उसका टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे। इसको हम कैसे निकालेंगे? अपनी इक्वेशन हम ये यूज़ करेंगे, एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अब यहाँ हमारे पास जो है एस क्या होगा, क्योंकि जो लेवल था इसी लेवल से स्टार्ट हुआ, इसी लेवल पे ख़त्म हुआ, तो एस डिस्टेंस एस जो है हमारे पास यहाँ क्या हो गया? ज़ीरो। एस हमारे पास एच और एच हमारे पास ज़ीरो आ गया, बिकॉज द बॉडी गोज अप एंड कम्स बैक टू सेम लेवल। तो दस कवरिंग नो वर्टिकल डिस्टेंस, डिस्टेंस चूँकि वर्टिकली कोई कवर ना हुआ इसलिए लेवल वही रहा हमारे पास, तो इसलिए एस क्या हो गया? ज़ीरो। अब बात आ गई हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी की। इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू लिखती वी आई साइन थीटा टी हाफ, फिर अगेन हमारे पास जी माइनस, ठीक है, माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। अब इसको हम दूसरी तरफ ले जाएं तो वी आई साइन थीटा टी इज़ इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वेयर। एक टी और दूसरा टी इससे कैंसिल हो गया तो सिंपल एक टी रह जाएगा। और इधर से हम इसको दूसरी तरफ ले जाएं तो ये हमारे पास टू वी आई साइन थीटा ओवर जी आ गया। अगेन यहाँ पे आप देखें तो हमारी जो टाइम की डिपेंडेंस जो होगी वो भी हमारे पास एंगल पर और वेलोसिटी पे, इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड करेगी। वे टी इज़ द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल व्हेन इट इज़ प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड। अब देखेंगे हमारे पास आता है रेंज। रेंज क्या चीज़ है? मैक्सिमम डिस्टेंस विद विच अ प्रोजेक्टाइल कवर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। रेंज हमारे पास जो हाइट थी वो वर्टिकल डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट था और रेंज हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। इसको डिटरमिन करने के लिए क्या कर रहे हैं? बहुत आसानी से एस इक्वल टू वी टी, ठीक है। एस यहाँ हम आर लेंगे, ठीक है। वी हमारे पास वी आई कॉस थीटा है। टाइम की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली, टू वी आई साइन थीटा ओवर जी, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ यहाँ सब्सटीट्यूट की। आर इज इक्वल टू वी आई एक्स टी, आर इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा टू वी आई साइन थीटा ओवर जी। अब हमारे पास ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है, हमने इसमें से जो है टू को बाहर किया और साइन और कॉस को ये मिला के लिखा, टू साइन थीटा कॉस थीटा। इसको ये आइडेंटिटी हमारे पास किसके इक्वल होती है? साइन टू थीटा के। बट टू साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू साइन टू थीटा। तो रेंज हमारे पास ये, हम इसकी जगह ये सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास वही इनिशियल वेलोसिटी और साइन टू थीटा, इसमें ये थीटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम मैक्सिमम रेंज लेना चाहें तो हमें चाहे ज़रूरत है कि हमारे पास ये फैक्टर 1 आ जाए। अगर ये 1 से लेस होगा तो फिर हमें ये वैल्यू नहीं मिल सकती। ये फैक्टर हमें 1 लेने के लिए ज़रूरत है कि हमारा ये एंगल 45 हो। 45 मल्टीप्लाइड बाई 2 90, साइन 90 हमें क्या देता है? 1। बाकी हमें साइन की कोई वैल्यू 1 नहीं देती, 1 से लेस वैल्यू आती है। इसको आप यहाँ से देखें, अगर आप यहाँ बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया गया है दोनों चीज़ें। ये देखें, एक तो चीज़ ये ध्यान में रखें कि अगर हमारे पास जो इनिशियल एंगल जिससे हम प्रोजेक्ट करेंगे वही हमारे पास फाइनल एंगल बनता है। अगर हमारा लेवल 1 हो, जिस लेवल से हमने उसे फेंका उसी लेवल पे जाके गिरा है। अगर 30 के एंगल से आप प्रोजेक्ट करें तो 30 के एंगल पर ही जाके वो फॉल डाउन करेगा, स्ट्राइक करेगा फ्लोर को। अगर 45 से कर रहे हैं तो 45 से ही जाके स्ट्राइक करेगा। इस तरह 60 का एंगल बना रहे हैं तो बाद में भी वो फाइनली 60 का एंगल बनाएगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं ग्रीन 30 के एंगल जो बना रहा है ग्रीन, इसमें आप देखें रेंज कितनी है, ठीक है। हाइट हमारे पास या जो वो है हाइट मिनिमम आ रही है, ठीक है। उसके बाद एंगल हमने 45 किया। जब एंगल 45 किया तो हमें देखें कि मैक्सिमम रेंज मिल रही है। अभी अभी हमने जो देखा कि 45 का एंगल हो तो हमें मैक्सिमम रेंज मिलेगी। तो ये आप खुद प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं करके। तो ये अगर आपके घर में हाउस पाइप है, पानी जो पाइप होता है उससे पानी का चलाकर उसमें देखें पानी एंगल अंदाजे से आप ले सकते हैं 45 का कितना है, 30 का और 60 का। और आप देखेंगे कि आप जब 45 का एंगल बनाएंगे तो आपका पाइप का से पानी दूर तक फेंक सकेंगे।
लेकिन 30 और 60 पर इतना दूर नहीं जाएगा। ये आप यहाँ पिक से देखें, ये रेड कलर का जो 45 का एंगल बना रहा है, हमें मैक्सिमम रेंज मिली है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम एंगल इंक्रीज़ करते हैं, 60 का कर रहे हैं, तो आप देखें हाइट बढ़ गई है लेकिन रेंज फिर दोबारा गिर गई है, ठीक है। 30 और 60 पर एक जैसी हमें रेंज मिलती है, लेकिन हाइट हमें मैक्सिमम 60 पर मिल रही है और रेंज हमें मैक्सिमम 45 के एंगल पर मिल रही है। अभी हमने क्यों पढ़ा, ये हमारे पास प्रैक्टिकली हम इसको बैलिस्टिक मिसाइल्स में यूज़ करते हैं जब जंगें होती हैं, या आम हालात में भी हमें मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए ज़रूरत पड़ती है मिसाइल्स की। मिसाइल ये एप्लीकेशन है इस सारे प्रोजेक्टाइल मोशन की। पहले तो देखें कि बैलिस्टिक फ़्लाइट क्या चीज़ है। अ बैलिस्टिक फ़्लाइट इज़ दैट इन विच अ प्रोजेक्टाइल इज़ गिवन एन इनिशियल पुश एंड देन अलाउड to move freely due to inertia and under the action of gravity. इनर्शिया क्या हुआ, जितना मैस होगा उसका मिसाइल का, उतना ही ज़्यादा उसके अंदर इनर्शिया होगा। और ग्रेविटी की जो फोर्स होगी वो तो ऑब्वियसली उसके ऊपर अप्लाई हो ही रही है, हम पहले सारा पूरे इस टॉपिक में देख चुके हैं। ये इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये अनपार्ड और अनगाइडेड मिसाइल है, इसमें कोई ह्यूमन नहीं बैठा हुआ, कोई हमारा प्लेन ज़ाया नहीं हो रहा। जिस तरह भी हमने देखा था कि इंडिया का प्लेन आया था तो उसको मार गिराया, दूसरे को पकड़ लिया गया, पायलट को भी पकड़ लिया गया। यहाँ इस तरह का कोई हमारे पास फेयर नहीं है, हम आराम से जो है इसको मिसाइल को अपने टारगेट के ऊपर फेंक देते हैं। लेकिन इसके लिए बाकायदा कैलकुलेशंस होती हैं, रेंज की कैलकुलेशन होगी, हाइट की कैलकुलेशन होगी, टाइम की कैलकुलेशन होगी, फिर ये हमारे पास हम इसको अपने टारगेट पर भेजते हैं। द पाथ फॉलोड बाय इट इज़ कॉल्ड बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री। आम हालात में ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं, और जब बैलिस्टिक मिसाइल जिस पाथ को फॉलो कर रहा है उसको बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। यहाँ हमारे पास दो बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। एक तो ये कि हमारे पास विंड हो सकती है, कोई और किस्म की इस तरह की हर्डल हो सकती है। दूसरा हमारे पास एयर फ्रिक्शन, और इसके साथ अर्थ की जो शेप है वो बिल्कुल फ्लैट नहीं है। हम जानते हैं कि थोड़ी सी हमारे जब मिसाइल फेंकते हैं उसके लिहाज से कर्व्ड है, तो आम इसमें ये पैराबोलिक पाथ नहीं बनता, ये पैराबोलिक पाथ है, ये बल्कि एलिप्टिकल पाथ बनता है। तो जब प्रैक्टिकली इसको किया जाता है, बाय द लॉ ऑफ इनर्शिया एन ऑब्जेक्ट शुड sail straight off in the direction thrown at constant speed equal to its initial speed, particularly in empty space. But the downward force of gravity will alter straight path into a curved trajectory. For short range and flat earth approximation, the trajectory is parabolic. अगर शॉर्ट रेंज के लिए लीजिए, लेकिन जब लॉन्ग रेंज के लिए करें तो फिर हमारे पास अर्थ जो है वो एलिप्टिकल उसको हम कंसिडर करते हैं। एट हाई स्पीड एंड फॉर लॉन्ग ट्रेजेक्टरीज द एयर फ्रिक्शन इज़ नॉट नेग्लिजिबल एंड समटाइम्स द फोर्स ऑफ एयर फ्रिक्शन इज़ मोर देन ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी से भी ज़्यादा उसकी हो जाती है। इट अफेक्ट्स बोथ हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल मोशन, दोनों में फ़र्क पड़ेगा, उसकी हाइट भी कम हो जाएगी, उसकी रेंज भी कम हो जाएगी। Therefore, it is completely unrealistic to neglect the aerodynamic forces. यहाँ हम अपने aerodynamic forces को neglect नहीं कर सकते, बल्कि बाकायदा कैलकुलेशंस की जाती हैं। एयर किस स्पीड से मूव कर रही है वो कैलकुलेट की जाती है, उसकी डायरेक्शन कैलकुलेट की जाती है फिर, और ये भी देखा जाता है कि वो अपनी डायरेक्शन चेंज तो नहीं कर रही। जब वो बिल्कुल स्मूथ चल रही हो, एक ही डायरेक्शन में एक ही वेलोसिटी से की जा रही, तो उस वक्त बहुत सेफ़ होता है कि हम अपना बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च करें। The shooting of a missile on a selected distant spot is a major element of warfare. ठीक है, जंगों में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। It undergoes complicated motion due to air friction and wind etc. Angle of projection cannot be found by the geometry of the situation at the moment of launching. The actual flights of missiles are worked out to high degrees of precision and results are contained in tabular form. बहुत इसको ये हमारे पास फाइन किस्म की कैलकुलेशन होती हैं, बड़ा प्रिसाइज एक्यूरेट रिज़ल्ट बनाया जाता है पहले, फिर उसके बाद ये सारा प्रोसीजर किया जाता है। The ballistic missiles are useful only for short range. For long range and greater precision, powered and remote control guided missiles are used.
जो शॉर्ट रेंज के लिए हम अनगाइडेड अनपार्ड यूज़ कर रहे हैं, और लॉन्ग रेंज के लिए हम पावर्ड एंड रिमोट कंट्रोल गाइडेड मिसाइल्स यूज़ करते हैं।